इसराइल में सुबह का समय था और कई लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक मार करने वाले हाई प्रिसीजन मिसाइल्स के साथ उड़ान भरते हैं। CIA और इजरायली इंटेलिजेंस को जानकारी मिली थी कि ईरान के कई बड़े अधिकारी तेहरान की एक सरकारी बिल्डिंग में मौजूद हैं और दावा किया गया कि इस मीटिंग में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी भी शामिल हैं और कुछ देर बाद उस बिल्डिंग पर मिसाइल से अटैक कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर कैसे अटैक किया और इस ऑपरेशन के पीछे की क्या वजह बताई गई और इसके बाद हालात कैसे बदल गए। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान, इन तीनों देशों के बीच जो ये तनाव है ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इन तीनों देशों के बीच का विवाद दशकों से चला आ रहा है और इसकी शुरुआत होती है 1979 से। 1979 से पहले ईरान पर मोहम्मद रिजा शाह पहलवी का शासन था और उन्हें अमेरिका का भरपूर सपोर्ट था। लेकिन 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद उनकी सरकार गिर गई और आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए और उन्होंने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक देश बना दिया और ईरान में इस्लामिक कानून लागू कर दिए और इसके साथ ही ईरान की विदेश नीति भी पूरी तरह बदल गई। जहां पहले ईरान वेस्टर्न कंट्रीज के बेहद करीब था, वहीं नई सत्ता में आई सरकार ने अमेरिका और इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया और वक्त के साथ साथ इजराइल का विरोध ईरान की स्ट्रेटेजी और आइडियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। साल 1989 में खुमैनी की मौत के बाद आयतुल्ला अली खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने और धीरे धीरे उन्होंने ईरान की राजनीति और सुरक्षा पर एक मजबूत पकड़ बना ली। इसके बाद कई सालों तक ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टेंशन लगातार बढ़ती रही और अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिए। ईरान पर आरोप भी लगे कि ईरान अपने आसपास के एंटी इजरायली मिलिशियास को पैसा और सैन्य सहायता देता है। साल 2002 में खुलासा हुआ कि ईरान अपनी 2 सीक्रेट लोकेशंस पर यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है और यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में भी किया जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंता बढ़ गई। हालांकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के इन सभी आरोपों को हमेशा से नकारता रहा है। उसके बाद भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए कई तरीके अपनाए, जैसे साइबर अटैक्स, ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याएं और डिप्लोमेटिक टॉक। साल 2015 में अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान और अमेरिका के बीच एक न्यूक्लियर डील भी हुई, लेकिन साल 2018 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया और इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर से खराब हो गए। साल 2025 में जब अमेरिका और ईरान के बीच नई न्यूक्लियर टॉक चल रही थी, उसी बीच इजराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर कई स्ट्राइक किए और इन हमलों में बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया और दावा किया गया कि ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ा दी और ईरान को लगातार चेतावनी देना भी जारी रखा। इसके बाद जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच एक आखिरी डिप्लोमेटिक टॉक हुई, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर कुछ समय बाद तेहरान की एक हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट बिल्डिंग पर सबकी नजरें टिक गई और बताया जाता है कि इस बिल्डिंग में ईरानियन प्रेसिडेंट के ऑफिसेज, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम लीडर से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऑफिस मौजूद थे। बताया जाता है कि CIA महीनों से ईरान के टॉप लीडरशिप की मूवमेंट और उसकी कम्युनिकेशन पर नजर रखे हुए था और उन्हें पता था कि ईरान के कई बड़े अधिकारी एक ही जगह मीटिंग करने वाले हैं। कि शुरुआत में US और इजराइल इस अटैक को रात के अंधेरे में करने वाले थे, लेकिन बाद में इस ऑपरेशन का वक्त बदल दिया गया। फिर अचानक ईरान की उस गवर्नमेंट बिल्डिंग पर एक जोरदार मिसाइल अटैक हुआ, जिसके बाद उस बिल्डिंग से काला धुआं उठता दिखाई दिया। बताया गया कि इस हमले में ईरानियन गवर्नमेंट के कई ऑफिशियल्स मारे गए। साथ में ये भी दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खुमैनी भी इस हमले में मारे जा चुके हैं। फिर बाद में ईरानियन मीडिया द्वारा भी इसकी पुष्टि कर दी गई। इजरायली मीडिया के अनुसार इस अटैक में लगभग 30 ईरानियन ऑफिशियल्स मारे गए थे, जिसमें शामिल थे सईद अब्दुल रहीम, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईरानियन आर्म्ड फोर्स, अली शामखानी, हेड ऑफ नेशनल डिफेंस काउंसिल, मोहम्मद पाकपोर, कमांडर ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ IRGC, अजीज नादिरजादे, डिफेंस मिनिस्टर। बताया जाता है कि ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पाजेशकियान इस हमले में बच गए थे
इसराइल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था रोरिंग लायन और अमेरिका ने एपिक फ्यूरी। और बताया जाता है महीनों से इस ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। इसके तुरंत बाद ही इसराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना शुरू कर दिया, खासकर तेहरान के आसपास के इलाकों में। मकसद था कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया जा सके ताकि आगे के हमले और ज़्यादा आसानी से किए जा सकें। और ये था इस ऑपरेशन का दूसरा फेज। और ऑपरेशन के तीसरे फेज में दावा किया गया है कि ईरान ने लगभग 200 फाइटर जेट्स द्वारा ईरान के अंदर कई मिलिट्री बेसिस को टारगेट बनाया, क्योंकि इसराइल और अमेरिका का मकसद था कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी और भारी से भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। और अमेरिका ने भी ईरान के पूर्वी हिस्सों में मौजूद कुछ मिलिट्री कमांड सेंटर को टारगेट बनाया, जिसमें अमेरिकन वॉरशिप ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और कुछ ग्राउंड फोर्सेस ने रॉकेट सिस्टम से ईरान पर अटैक किए। इसी दौरान ईरान के दूसरे शहरों से भी धमाकों की खबरें आने लगी और ईरान के कई मिलिट्री बेसिस और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया जाने का दावा किया गया। हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र किया और ईरान के लोगों से अपने ही सरकार के खिलाफ खड़े होने की अपील भी की। और कुछ ही समय बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी देश को संबोधित किया और इस ऑपरेशन को जरूरी बताया। इसी बीच ईरान के एक गर्ल्स स्कूल पर मिसाइल से अटैक किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स मारे गए। और अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी और इस ऑपरेशन को नाम दिया ट्रू प्रॉमिस 4। और इसी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अनगिनत मिसाइल्स और ड्रोन्स दागने शुरू कर दिए और ईरान ने इजराइल पर ही 200 से ज्यादा मिसाइल्स दाग दिए। उधर यमनी हूतियों ने भी रेड सी से गुजरने वाले शिप्स पर वापस से अटैक करने की घोषणा कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इराक के कुर्दिस्तान रीजन में भी मिसाइल्स और ड्रोन्स आगे गए, लेकिन उनको हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। बाद में इराक के एयरबेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से भी धमाकों की खबरें सामने आई, जहां पर अमेरिकन सोल्जर्स तैनात रहते हैं। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ईरान ने ड्रोन से अटैक किया, जिसके टर्मिनल 3 में भारी नुकसान होने की खबरें सामने आई, जिसकी वजह से यूएई एयर स्पेस को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ा। इसी के साथ साथ दुबई के कई लग्जरी होटल जैसे बुर्ज अल अरब, फेयरमंट, द पाम, इन होटल्स में आग की लपटें नजर आईं। लेकिन ईरान के निशाने पर सिर्फ यूएई नहीं था। कतर ने बताया कि उसकी तरफ भी बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई थी। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने भी कहा कि उसके मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। वहीं जॉर्डन के सुल्तान एयर बेस पर भी ईरान ने बैलिस्टिक्स मिसाइल से अटैक किया, लेकिन जॉर्डन मिलिट्री द्वारा इन मिसाइल्स को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया गया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ईरानियन मिसाइल्स द्वारा नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई। वहीं सीरिया में मिसाइल्स के मलबे गिरने से ही आम नागरिकों के मारे जाने की खबरें सामने आई और इन घटनाओं के बाद मिडिल ईस्ट के कई देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया और हमले और जवाबी हमलों की खबरें सामने आती रही। अब अमेरिका के इस ऑपरेशन में शामिल होने को लेकर भी पूरी दुनिया में एक बहस शुरू हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इस ऑपरेशन का मकसद अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान से होने वाले खतरे से बचाना था। उनका कहना था कि ईरान की मिलिट्री एक्टिविटीज अमेरिका और उसके सोल्जर्स के अलाइज के लिए खतरा बन रही थी, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इस बात पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि अभी तक कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया जो ये दिखा सके कि ईरानियन मिलिट्री एक्टिविटीज अमेरिका के लिए खतरा बन रही हैं, क्योंकि ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी मैक्सिमम रीच 3000 किलोमीटर तक है, जो कि उसके नेबरिंग कंट्रीज के लिए तो खतरा बन सकती है, लेकिन यूएस के लिए बिल्कुल नहीं। खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस का कहना था कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाना भी चाहे तो उसको काफी समय लग सकता है। दूसरी ओर अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को एक प्रिवेंटिंग स्ट्राइक बताया, यानी भविष्य में होने वाले खतरे को रोकने के लिए किया गया हमला। इसीलिए अमेरिका के इस हमले को वॉर ऑफ चॉइस कहा गया है, ना कि जरूरत। और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वॉर ऑफ चॉइस इलीगल मानी जाएगी।